हेलो एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे वैन गुरियन कनाल के बारे में, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि आपने स्वेज़ कनाल के बारे में बहुत सुना होगा। तो स्वेज़ कनाल क्यों चर्चा में रहती है? क्योंकि वर्ल्ड का 13% जो ट्रेड शिप से होता है वो स्वेज़ कनाल के थ्रू होता है। इसका सब्सटीट्यूट बनाने के लिए नॉर्थन गाज़ा से और इज़राइल की थ्रू होता हुआ एक वैन गुरियन कनाल बनाया जाएगा, मगर ये अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसका रीज़न है इन्वेस्टमेंट एंड बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम अब्दुल कलाम जी के बारे में। चलिए आज का न्यूज़पेपर हम स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को नाम से सर्च करें। नाम से अगर नहीं मिलता तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो पहला आर्टिकल, गवर्नर कांट विदहोल्ड रीपासेस बिल सेड्स सुप्रीम कोर्ट। देखो, अब आप यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट जान लो। आपने कल का आर्टिकल पढ़ा होगा, एडिटोरियल पढ़ा होगा, उसमें आर्टिकल 200 का जिक्र है। आर्टिकल 200 में क्या है कि गवर्नर, किसी भी स्टेट का गवर्नर कोई भी बिल को अपहेल्ड कर सकता है, विदहेल्ड कर सकता है। विदहेल्ड का मतलब क्या है कि वो उसे अपने पास रख सकता है अनलिमिटेड टाइम के लिए, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। तो विदहेल्ड अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बिल को रीपास किया जाता है, रीपास का मतलब है दोबारा से पास किया जाता है, तो वो विदहेल्ड के प्रोसीजर में नहीं आएगा। अगर रिटर्न के, देखो ये एक बिल ये है, मान लीजिए ये बिल आया, मान लीजिए ये बिल जीएसटी से रिलेटेड है। मान लेते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ये जीएसटी में अमेंडमेंट के लिए इशू किया, ये बिल को भेजा गया गवर्नर के पास। अब गवर्नर ने क्या किया, आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग, 200 के अकॉर्डिंग अपनी एसेंट को विदहेल्ड कर लिया। विदहेल्ड करने का मतलब है अपने पास रख लिया, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र तो है नहीं कि कब तक वो पास करा। सेम बिल अगर यही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेम बिल दोबारा से पास कर देती है तो उस केस में आर्टिकल 200 अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अगर ये बिल जो गवर्नर को भेजा गया होता और विदहेल्ड ना किया गया होता और रिटर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज दिया गया होता, तो रिटर्न भेजने के केसेस में क्या होता कि वो बिल जो है पास हो जाता और दोबारा से जब भेजा जाता तो गवर्नर को कंसेंट देना कंपलसरी हो जाता। ठीक है, मगर ऐसा नहीं किया गया, तो विदहेल्ड किया गया। तो दोबारा से अगर बिल नया बनाया जाता है और फिर से गवर्नर के पास भेजा जाता है तो वो रिटर्न की पोजीशन में नहीं आएगा, वो आर्टिकल 200 के अंदर नहीं आएगा। तो ये कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, मगर इस कंट्रोवर्सी को नल एंड वॉइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतने ग्रेट मैंडेट्स है या फिर कोई पब्लिक उनको चुनती है तो उसके द्वारा उन्हें लाया जाता है, तो आप इस तरह से किसी भी बिल को विदहोल्ड नहीं कर सकते, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो इस तरह के आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। तो आपको आर्टिकल 200 के बारे में पता होना चाहिए कि गवर्नर किस तरह से विदहोल्ड करता है किसी बिल को, और कैसे वो प्रेसिडेंट के पास भेजता है और कैसे वो रिटर्न करता है, और रिटर्न की पोजीशन में गवर्नर के द्वारा क्या किया जाता है। दूसरा आर्टिकल जो रिलेटेड है वो है हमारा 2+2 डायलॉग से। देखो क्या हुआ है, अभी चाइना से जो रिलेटेड न्यूज़ है वो निकल कर आ रही। क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से और इंडिया भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने दोनों ने कहा है कि जो सिक्योरिटी एंजाइटी है वो चाइना के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन, जिसे एशिया पैसिफिक रीजन कहते थे, मगर अब उसे यूएसए ने इंडो पैसिफिक रीजन का नाम दिया है। तो 2+2 डायलॉग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2+2 डायलॉग क्या होता है? देखो 2+2 डायलॉग होता है इंडिया के डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर एंड अदर कंट्री के डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं और सिक्योरिटी पे और डेवलपमेंट पर और इकोनॉमिक वेलफेयर पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा 2+2 डायलॉग है ये हमारा अभी यूएसए के साथ होता है, यूके के साथ होता है, ठीक है, जापान के साथ होता है, रसिया के साथ होता है, और एक कंट्री और है ऑस्ट्रेलिया। ये 5 कंट्रियों के साथ हमारा 2+2 डायलॉग होता है। आपको पता होना चाहिए 2+2 डायलॉग क्या होता है। डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए हमारा 2+2 डायलॉग किस किस के साथ अभी तक
रेडी है और हम किस किस के साथ 2+2 डायलॉग में बात करते हैं। अगला आर्टिकल देख लेते हैं मौलाना अबुल कलाम जी के बारे में। देखो 11 नवंबर का डे हम एज अ नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं और ये जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे अब्दुल कलाम जी की। देखो अब्दुल कलाम जी के थोड़ा बेसिक देखने से पहले हम उनके देख लेते हैं वो पैदा कब हुए थे और कब उनको डेथ हो गई। देखो अब्दुल कलाम जी की पैदाइश हुई 11 नवंबर 1888 को और उनकी डेथ 22 फरवरी 1958 में हुई। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए और इसी दिन नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने याद किया मौलाना अब्दुल कलाम जी को उनके बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, अर्ली लाइफ में क्या है, मौलाना अब्दुल कलाम जी मक्का में बॉर्न हुए थे और जो मॉडर्निस्ट थे सर सैयद अहमद खां उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। हमने कुछ दिन पहले सर सैयद अहमद खां के बारे में डिस्कस किया था, कैसे उन्होंने तलाक को और हार्ड करने की बात कही थी और कैसे उन्होंने बताया था कि किस तरह से मुस्लिम में मॉडर्निस्ट एजुकेशन लाई जा सकती है और कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है। इन्होंने अल हिलाल नाम का एक न्यूज़ पेपर पब्लिश किया था जो उर्दू में था। ठीक है, कलकत्ता बेस्ड था, मतलब कलकत्ता से इसे पब्लिश किया जाता था। ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे 1923 में और 1940 में। इन्होंने गांधी जो थे गांधी जी के बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे। तो खिलाफत मूवमेंट के बाद जो है ये 1920 से लेकर 24 तक जो खिलाफत मूवमेंट चला था उसमें इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। उसके बाद ये महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। तो इसके बाद इन्होंने सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जो इनिशिएटिव हुए उसमें पार्टिसिपेट किया। दांडी मार्च 1930 में जो स्टार्ट हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर चुना गया यूनाइटेड प्रोविंस से, जो आज यूपी कहलाता है। यहाँ से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर चुने गए। ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे, हमारे इंडिपेंडेंस के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे। इसीलिए 11 नवंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 2008 से। इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन की स्थापना की। इससे क्या होता है, हमारे दो कंट्रियों के बीच में जो ईस्टर्न कंट्री है उनके बीच में कॉमननेस आती है और हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ती है। देखो सॉफ्ट पावर बढ़ने का मतलब है हम सॉफ्टली लोगों से मिलते हैं। सॉफ्टली का मतलब है कि उनकी मदद करेंगे हम, ठीक है, या फिर उनके साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, उनको फ्री ट्रेड प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होता है, एक सॉफ्ट पावर बढ़ती है तो हमारे लोगों से अदर कंट्री से अच्छे रिश्ते रहते हैं। ठीक है, इनको पोस्टोमसली मतलब मरने के बाद इन्हें भारत रत्न दिया गया 1992 में। की राइटिंग्स इनकी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफिक नैरेटिव लिखा, ठीक है, गुबर एक खातिर लिखा, आज़ाद ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर आज़ाद के क्या विचार थे ये लिखा और तज़किरा लिखा। ठीक है, तो हमने अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में जाना। इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नेशनल एजुकेशन डे इनके बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब कब रहे, क्या ये मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, अल हिलाल किससे रिलेटेड है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए अबुल कलाम जी के बारे में। ठीक है, अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं गाज़ा स्ट्रिप के बारे में। क्या हुआ है, रिसेंटली वैन ग्यूरेन कनाल प्रोजेक्ट चर्चा में आ गया। इसके चर्चा में आने के पीछे रीज़न क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जान लीजिए। वैन ग्यूरेन क्या थे, वो फाउंडर थे इजराइल के। इजराइल के जो डेविड वैन ग्यूरेन है वो फाउंडर थे। उनके द्वारा ही इस कनाल मतलब उसके बाद ही इस कनाल को प्रोजेक्ट किया गया। देखो पहले वैन ग्यूरेन कनाल को आप देख लो, ये आपकी वैन ग्यूरेन कनाल है। देखो ये स्वेज कनाल है, ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये स्वेज कनाल है। स्वेज कनाल ये गल्फ ऑफ स्वेज है और ये गल्फ ऑफ अकबा है और ये गाज़ा है। और गाज़ा की जो नॉर्थ में इजराइल के द्वारा अटैक किया जा रहा है, कुछ लोगों का ऑथर्स का कहना है कि गाज़ा के नॉर्थन प्रोविंस को खाली करके ये वैन ग्यूरेन कनाल का कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल किया जाएगा और ये स्वेज कनाल का सब्स्टिट्यूट होगा। तो मुस्लिम वर्ल्ड पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और दूसरे रीज़न भी हैं, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, कई बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग जाती है उनकी शिप्स की, तो उसको भी ख़त्म करेगा। तो ये स्वेज कनाल रेड सी में मिली है, रेड सी जाकर आगे बाब अल मंदाब के थ्रू गल्फ ऑफ एडन में मिला और गल्फ ऑफ एडन इंडियन सी में मिली है। तो इस तरह से
स्विस कनाल के बारे में बात बताइए। देखो ये प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया गया था 1960 में, मतलब 1960 के करीब इन्होंने विज़न रखा कि हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, ये सब्स्टिट्यूट होगा स्विस कनाल का, और इजराइल के फाउंडर के नेम पर रखा गया। इसे देखो उस रीजन से गुजारा जाएगा नेगेव डेजर्ट से। जो देखो नेगेव डेजर्ट है ये इजराइल से होते हुए ईरान और इराक की तरफ जाता है, ठीक है, और गल्फ ऑफ अकबा में ये जाकर मिल जाएगा। स्विस कनाल, अब कुछ स्विस कनाल का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दिया। देखो स्विस कनाल ओपन हुई थी 1869 में। ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है और डिस्टेंस को शॉर्ट करती है यूरोप को और एशिया को मिलाने के लिए। जो लंदन से और बॉम्बे का रूट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है 40%। ये 13% ग्लोबल शिपिंग को कंट्रोल करती है। चैलेंजेस क्या है? ट्रैफिक बॉटलनेक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है जिसके कारण बहुत लंबी लाइन लग जाती है। बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं, मतलब टेररिस्ट इंसिडेंट देख लो। पॉलिटिकल स्ट्रगल तो पता ही है, 1956 में यूके, फ्रांस और इजराइल ने इजिप्ट पर अटैक किया था स्विस कनाल को कंट्रोल करने के लिए, मगर ये यूएसए के इन्फ्लुएंस में ये अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ। यूएसए ने इजिप्ट का सपोर्ट करते हुए स्विस कनाल को इजिप्ट के संपर्क में दिया। तो इस तरह से हमने ये जाना कि स्विस कनाल कहाँ से जाती है, बेन ग्यूरियन कनाल क्यों गाजा के नॉर्थन में इतने ज़्यादा अटैक किए जा रहे हैं, क्या रीज़न है। ये ऑथर्स, बहुत सारे ऑथर्स कह रहे हैं नॉर्थन गाजा को खाली करवाने का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो ऑथर या फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स आ रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, आप स्विस कनाल को जानना बहुत ज़रूरी है, गल्फ ऑफ स्विस को जानना बहुत ज़रूरी है, गल्फ ऑफ अकबा को बहुत जाना। ये बिटर लेक है, ये पीसीएस में पूछी गई थी बिटर लेक के बारे में। यहाँ पर लेक ऑफ बिटर है, मतलब बिटर कड़वी करके कुछ नाम है उसका, तो लेक ऑफ बिटर बहुत ज़्यादा है चर्चा में। अगला आर्टिकल जो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। देखो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप जो लॉन्च किया गया जुलाई 1 को हमारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, और इसमें नासा ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है इसको लॉन्च करने में। इसके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा जो गैलेक्सीज़ हैं, जो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, बहुत 10 बिलियन लाइट ईयर्स, मतलब बहुत दूर हैं। इस टेलीस्कोप के द्वारा उसको मॉनिटर किया जाएगा और उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिज़ाइन टू अनलॉक सीक्रेट्स ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, हिडन फोर्सेस थॉट टू मेक 95% ऑफ यूनिवर्स। देखो यूक्लिड टेलीस्कोप का काम गैलेक्सीज को तो एक्सप्लोर करना ही है, डिस्कवर करना ही है, मगर उसके अलावा इन्होंने क्या बात बताई कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में भी जानना है। देखो इस आर्टिकल में हम आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आर्टिकल में डिस्कस कर रहा हूँ कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होती है। अभी तक ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है वो आइंस्टीन के लॉ पे वर्क करती है और ये हमारी यूनिवर्स में प्रेजेंट होती है, मगर इसके अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुए हैं। इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये हमने जाना यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया और इसका मेन वर्क क्या है, ये चीज़ आपको बहुत जानना ज़रूरी है। देखो डार्क मैटर की ही वजह से जो पेरिसिस, देखो क्लस्टर, जो गैलेक्सी का ये क्लस्टर दिखाया है, इस तरह का जो क्लस्टर बन जाता है, ये कह रहे हैं डार्क जो एनर्जी है, ये डार्क मैटर जो है, इसकी वजह से पेरियोसिस स्ट्रक्चर बनता है। अब ये स्ट्रक्चर मैं आपको अभी यूँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में डिफरेंस बताऊंगा, तब आप देखना ये किस तरह से निकल कर आई पेरियोसिस। आप ये देखिए जो यूक्लिड टेलीस्कोप है, इसको यूक्लिड के नाम पर रखा गया, जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता ही दिया, जो ओरिजिन है गैलेक्सीज का, जो यूनिवर्स का और उसके कंपोनेंट हैं, उसको एक्सप्लोर करेगा। और इनमें नियर इंफ्रारेड कैमरा है जो बताएगा कि गैलेक्सी कैसे मूव अपार्ट होती हैं, गैलेक्सी कैसे पास में आती हैं, और डार्क एनर्जी और ग्रेविटी का क्या रोल है इसमें, ठीक है। ये चीज़ अब हम देखेंगे। देखो अब मैं आपसे पहले डार्क एनर्जी से डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है। देखो ग्रेविटेशनल लेंसिंग को आप अच्छे से जान लोगे तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर आपको आसानी से पता चल जाएगा। देखो रिसर्चर यूज द नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लेंसिंग सिग्नेचर to assess what fraction of dark energy could made of black hole. Gravitational lensing useful to cosmologists because is directly sensitive to the amount and distribution of dark matter. मतलब ये कहना चाह रहे हैं जिस तरह से
हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर फैले हुए हैं। डार्क मैटर देखो दिखते नहीं है, आप सोचते हो मैं किसी मैटर को बता रहा हूँ। डार्क मैटर क्या है, जो हमारे कॉस्मोस है, जैसे हमारे प्लेनेट हैं, इन्हीं को डार्क मैटर कहा जाता है। देखो आप पहले ग्रेविटेशनल लेंसिंग देख लो। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या करती है कि कोई भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लो पृथ्वी में सूर्य से बड़ा, मतलब यूनिवर्स में सूर्य से बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा, तो जब भी कोई लाइट इसके अगल बगल से जाएगी तो इसे ये बेंड कर देगा। इसी को हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। मास बेंड्स लाइट, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मास ऑब्जेक्ट विल एक्सटेंड फार इनटू स्पेस, मतलब कहना चाह रहे हैं जितना ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होगा इस मास का, मतलब मास जितना ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होगा। जब ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होगा तो जो लाइट एनर्जी है उसको इसको बेंड कर दिया जाएगा। ग्रेटर द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, ठीक है। तो यहां पर ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में मैंने बता दिया कि किस तरह से वर्क करती है। इसने बताया कि कोई भी मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी प्लेनेट है, उसमें जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसके अगल बगल से गुजरने वाली लाइट को वो बेंड कर देगा, और बेंड करने से हमें पता चलेगा कि इसमें डार्क एनर्जी है या नहीं। अब देखो डार्क एनर्जी क्या, इन्होंने पहले ही यहाँ बता दिया कि डार्क एनर्जी का सोर्स जो है वो अननोन है, ठीक है। पहली बात ये बता दिया, और दूसरी बात बता दिया कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन में डार्क एनर्जी का बहुत रोल है। अब मैं आपको बताता हूँ डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में क्या डिफरेंस है। अगर आप ये जान लेते हैं तो आपका आर्टिकल सक्सेसफुल हो गया। डार्क एनर्जी क्या होता है, ये एक तरह की जो यूनिवर्स में एक एनर्जी है जो हमें दिखती नहीं है, मगर क्या कर रहा है, जो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। देखो गैलेक्सी जैसे हमारी एक पृथ्वी की गैलेक्सी है, ऐसी यूनिवर्स में बहुत गैलेक्सी हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्लेनेट हैं। तो ये डार्क एनर्जी क्या करता है, उनको अपार्ट करता है, मतलब यही जो गैलेक्सीज हैं ये दूर होती चली जाती हैं, ऐसे एक्सपेंड होता है। इससे हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होता है। देखो क्या लिखा है, वी नो हाउ इट अफेक्ट यूनिवर्स एक्सपेंशन, मतलब यूनिवर्स के एक्सपेंशन में पार्टिसिपेट करती हैं। और हमारा यूनिवर्स जो है वो डार्क एनर्जी के 68%, मतलब हमारे यूनिवर्स जितना परसेंटेज मान लो 100 है तो उसमें से 68% डार्क एनर्जी है। यही डार्क एनर्जी के बारे में बताया गया कि हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो निगेटिव फोर्स लगाती है, रिपल्सिव प्रेशर है, बिहेविंग लाइक अपोजिट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के अपोजिट जो है ये बिहेव करती है। मतलब क्या करती है, ग्रेविटी हमारे ऑब्जेक्ट को बांधे रखती है। अगर मान लो यहाँ पर सेब है तो ये पृथ्वी से बंधा रहेगा, मगर डार्क एनर्जी क्या करती है, मान लो ये प्लेनेट है और ये प्लेनेट है, आपस में बंधना चाह रहे हैं, मगर डार्क एनर्जी मूविंग अपार्ट करेगी इन्हें, मतलब दूर दूर भगाएगी, तो ये डार्क एनर्जी है। तो ये क्या करती है, हमारे एक्सपेंशन, जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को बहुत बढ़ा दिया जाता है। और बिग बैंग की थ्योरी भी यही कहती है, कैसे बिग बैंग के थ्रू डार्क एनर्जी ने यूनिवर्स को एक्सपेंड किया बहुत सारी दिशाओं में, इसी को हम डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क मैटर क्या होता है, डार्क मैटर जस्ट अपोजिट होता है डार्क एनर्जी का। डार्क मैटर क्या करता है, जो गैलेक्सीज हैं उन्हें होल्ड करके रखता है और अट्रैक्ट करके रखता है, जबकि डार्क एनर्जी रिपेल करता है और एक्सपेंड करता है यूनिवर्स को। यही चीज़ इस पूरे आर्टिकल में बताई गई है, मगर हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा यूनिवर्स जो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब होता है कि उसके कोई भी प्रमाण नहीं है। तो डार्क एनर्जी से जो 72% हमारा यूनिवर्स है वो डार्क एनर्जी से बना है, और 23% जो हमारा यूनिवर्स है वो डार्क मैटर से बना, ठीक है। और आगे क्या बताया गया कि डार्क मैटर को परखने के लिए एक जीनॉन 1T करके जर्मनी में, इटली में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में अंदाज़ा लगाया गया कि डार्क मैटर नाम की जो कोई चीज़ है जो गैलेक्सी को होल्ड करके रखती है, प्लैनेट्स को आपस में होल्ड करके रखती है, और डार्क एनर्जी नाम की एक चीज़ है जो गैलेक्सीज को मूविंग अपार्ट करती है, दूर दूर करती है, जिससे हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। यही सब चीज़ जो है ये हमारे आइंस्टीन की थ्योरी जनरल रिलेटिविटी पर डिपेंड करती है। स्पेस कह रहे हैं ये नॉट अ सिंपली एम्प्टी, कह रहे हैं स्पेस जो है एम्प्टी नहीं है यूनिवर्स का। यूनिवर्स के गैलेक्सीज के बीच में जो यूनिवर्स का स्पेस है, ये स्पेस है, ये एक डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आपको बताया कि कैसे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर वर्क करती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कैसे हम वीडियो को और सुधार सकते हैं हमें सजेस्ट करें। थैंक यू।